मैं कर्मयोगी हमारे इस मतदाता संघ के जो संस्था का यह कुटुंब ऐप में साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, तो मैं आप सभी बंधुओं को मैं सादर अभिनंदन एवं आपका स्वागत करता हूं। तो आज का हम एक विषय लेके आए हैं और विषय यह है कि बिहार के नागरिक जो है वो अपना घर बार छोड़ करके रोजगार की तलाश में बिहार से पलायन क्यों। तो यही हमारा आज का टॉपिक है और इसी पे हम चाहेंगे कि समाज में हमारे मंच से एक बेहतरीन एक विचार जाए और समाज उस दिशा में थोड़ा सा विचार करे कि इसके कारण और समाधान के विषय में थोड़ा जरूर इसको चिंतन मनन करना चाहिए, जो खास करके हमारे बिहार राज्य के जो नागरिक हैं, वहाँ की समाज है। और हम संस्था के माध्यम से हम चाहते हैं कि समाज की हर समस्या को बारीकी से बारीकी हम अपने इस संस्था के माध्यम से अपनी जो हमारा ये प्लेटफार्म है, तो इससे हम चाहते हैं कि हर मुद्दा को हम समाज में हम अपना रखें, प्रसारित करें, जागृत करें। यही हमारा एक उद्देश्य भी है और मिशन भी है। तो हम इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं और कुछ छोटे छोटे एक बिंदुओं में रख करके प्रश्नों के माध्यम से। तो सर्वप्रथम यहाँ से एक प्रश्न पहले खड़ा होता है कि आखिर बिहार के नागरिक का जो है कि दूसरे राज्य में रोजगार के लिए पलायन क्यों। तो मैं ये चाहूंगा कि इस विषय पे अपना विचार माननीय श्री बबलू पाठक जी से शुरुआत अपना किया जाए। तो बबलू पाठक जी, मैं आपका स्वागत करता हूं और आप इस प्रश्नों पे अपना एक विचार समाज में आप जो है कि दें। जी बबलू। बबलू पाठक जी, आपकी आवाज मेरी जा रही है? बबलू पाठक जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? लगता है कि कुछ आपके नेटवर्क में समस्या है। बबलू पाठक जी, आप मेरी आवाज़ को आप सुन रहे हैं अभी? बबलू पाठक जी, अगर नेटवर्क में या चाहे कुछ समस्या आ रही हो तो दोबारा से आप कनेक्ट कीजिए। जी तो आपने जो प्रश्न मैंने दिया था वो आप सुने थे? जहाँ हमने प्रश्न सुना कि बिहार में नागरिकों का जो है रोजगार की तलाश में पलायन क्यों हो रहा है दूसरे राज्यों में। जी तो ये सवाल तो बड़ा ही सरल है, लेकिन इसका समाधान भी बड़ा सरल है, लेकिन इसको पेचीदा हमें तो ऐसा लगता है कि सरकार की जो नीतियां हैं या सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं वो इस पर गहराई से रिसर्च नहीं कर रहे हैं और इसको तवज्जो नहीं दे रहे हैं, या मेरा कहने का मतलब है कि इस पर लोग गहराई से चिंतन नहीं कर रहे हैं। तो ये तो चूंकि ज्यादातर ये रोजगार देने का जो मसला है, जो मामला है, ये तो हमारी चुनी हुई सरकार का एक बहुत बड़ा दायित्व है। और जहाँ तक हमें याद आता है कि फंडामेंटल राइट में भी है कि सबको कुछ रोजगार मिलना चाहिए, ऐसा सरकार व्यवस्था करे।
लेकिन हम देख रहे हैं न्यूज चैनल्स में कभी कभी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सरकार के पास कोई ठोस कार्य योजना इस संदर्भ में है नहीं, और कुछ योजनाएं की घोषणा तो सरकार करती है, लेकिन वो आधी अधूरी घोषणा है। उसका एक न तो नियत समय है, न नियत प्लेटफॉर्म है। कोई रोजगार मंत्रालय वैसा सक्रिय नहीं है जो प्रतिवर्ष एक न्यूनतम कम से कम कुछ भी या अधिकतम कोई भी रोजगार का जो है सो डाटा दे सके अखबार में, कितना विभाग खाली है, इस पर ये कार्रवाई हो रही है, या इस पर इस तरह से विज्ञापन निकाले गए। और विदिन 6 महीने के अंदर में हम तो समझते हैं कि जितने भी रिक्तियां हैं उसको भर दिया जाना चाहिए, क्योंकि रिक्त स्थान होने से चाहे पर्यावरण हो चाहे समाज हो, तो ऐसा लगता है कि लोग बोली लगा रहे हैं कि जिससे किसी तरह से झूठ की बोली लगा करके हमें कुर्सी मिल जाए, और भोले जनता इसका पेट भूखा है, लाचार है, गरीब है, कुछ तो जातिवाद के घर में फंस गया, और जो है सो ज्ञान भी है तो लोग तो किनारे ही हो गए हैं, जानते हैं कि क्यों अपना किसी तरह से अपना जीवन गुजार रहा है। सरकार का तो अब कोई पूछने का, जो लोग हैं उनका तो हिम्मत ही नहीं है। तो समझ लीजिए कि बुद्धिजीवी वर्ग तो सरेंडर कर दिया। अब तो भाई यही लोग हैं, जातिवाद की बात चलती है देश में, तो पलायन तो होगा ही, पलायन तो होगा ही। जहाँ जातिवाद और धर्मवाद और ये तरह तरह के मुद्दे हैं, जहाँ उद्योग धंधे की बात नहीं हो रही है, जहाँ कैंपस सिलेक्शन की बात नहीं हो रही है, जहाँ पर इस पर नीतियां नहीं बनाई जा रही हैं कि कैसे हमारे भाई भतीजा लोग कहता है कि हमारे भाई हैं, हम सबके भाई हैं, बेटा है, नेता लोग कहते तो हैं, लेकिन अपने भाई के, अपने बंधु के जीविकोपार्जन के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस पर कभी कुछ चर्चा तो आती नहीं है, ना कुछ दिखता भी नहीं है। इस पर कोई सम्मेलन भी नहीं होता, कोई रैली भी नहीं होती है कि हम रोजगार के लिए रैली कर रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं हमें दिखाई पड़ता है। जी बिल्कुल। और इस विषय पे मैं यह भी चाहूंगा कि हमारे पड़ोसी राज्य से, यहाँ पे उत्तर प्रदेश से श्री रंजीत कुमार जी हैं, तो कहते हैं कि एक पड़ोसी से भी थोड़ा सा अपना मतलब कि चर्चा भी करना एक जरूरी रहता है कि हमारे बगल में, मान लेता हूँ कि हमारे बगल में अगर कोई पड़ोसी है तो उसे भी तो कम से कम हम थोड़ा सा राय विचार भी हम इस विषय पे हमें लेना चाहिए। तो मैं रंजीत जी से भी यह पूछना चाहूंगा कि आपके राज्य की तुलना में हमारे जो बिहार राज्य की तुलना है, तो दोनों राज्य के हिसाब से आपके मतलब कि विचार ऐसा क्या चीज है? तो सबसे पहले तो सभी सम्मानीय बंधुओं को मेरा नमस्कार, और काफी दिनों बाद मैं मीटिंग में आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ, मौका मिल पाया मुझे। तो जैसे कि आज का विषय है कि बिहार राज्य के या यूपी राज्य के लोग पलायन क्यों कर रहे हैं। तो जी बिल्कुल, जैसा कि माननीय लक्ष्मीकांत जी ने बताया, बहुत सारे विषयों को उन्होंने टच किया, तो बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, कोई भी बात में ऐसा नहीं है कि कुछ उन्होंने गलत कहा है। लेकिन विषय यह है कि हम रोजगार के लिए, चाहे वो यूपी राज्य हो चाहे वो बिहार राज्य हो, रोजगार की समस्या ऐसा नहीं कि यूपी और बिहार में ही है, रोजगार की समस्या लगभग हर राज्य में है। लेकिन फिर भी जो बिहार राज्य है हमारा और यूपी राज्य है, उसमें समस्या कुछ ज्यादा ही है। ज्यादा होने का वजह आज के समय में आप भी सुनते होंगे कि इंडिया में शायद ही कोई ऐसा राज्य हो जहां बिहार का और यूपी का आदमी आपको ना मिले। हर राज्य में आपको यूपी बिहार का आदमी मिल जाएगा। लेकिन जैसे कि मैं अभी पीछे से यूपी का रहने वाला हूँ, गोरखपुर से, और अभी फिलहाल में, लेकिन मेरा बचपन से अब तक का जो है सारा कुछ यहाँ हरियाणा के जिले में हुआ है। तो मैंने जब अपने यूपी में जाता हूँ तो कभी मुझे यहाँ का लोकल कोई आदमी कहीं नजर नहीं आता हरियाणा का। बिल्कुल 100%।
ना ही कभी किसी, मतलब बहुत कम ही एक आध राज्य के नजर आते होंगे, नहीं तो ज्यादातर यूपी में यूपी के आदमी नजर आएंगे। लेकिन हम हरियाणा में आ जाएं या किसी और मतलब प्रदेश में चले जाए तो वहां पे हमें यूपी बिहार के आदमी जरूर मिल जाते हैं। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सत्य है। और इसके आगे जी, कारण कि हमारे वहां पर यूपी बिहार में जो रोजगार के साधन है वो बहुत सीमित है, और वहां की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। तो और एक और कारण, मुख्य कारण है कि जो आज का युवा वर्ग है, या चाहे सीधे सीधे मैं अपने पर ही आता हूँ, जैसे हमारे बच्चे हैं मान लीजिए, अब अगर खेती करते हैं तो एक किसान आज के किसान की सोच ये है ही नहीं कि मेरा बेटा किसान बने। क्योंकि अगर हम मूल में जाएंगे, जड़ में जाएंगे, तो एक किसान भी यही चाहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और उसको खूब पढ़ाता है, उसको कभी खेती के विषय में सिखाता ही नहीं। जबकि देखा जाए तो मैंने कृषि पर काफी काम किया है। शालिग्राम जी आप जानते ही हैं, तो मैंने ये देखा है कि जो हमारा 80% जो इस देश की जीडीपी है, जो पैसा कमाने का जरिया है, वो 80% कृषि पर निर्भर करता है। सिर्फ 20% ही जो उद्योग धंधे हैं उस पर निर्भर करता है। उसके बावजूद भी आज का जो युवा है, आज की जो पीढ़ी आ रही है, वो कृषि से बेमुख होती चली जा रही है। उसके कारण बहुत सारे हैं, लेकिन विषय ये है कि पलायन क्यों हो रहा है। पलायन, जैसा कि लक्ष्मीकांत जी ने कहा कि भाई जो आज के राजनेता हैं वो इस विषय पर ध्यान ही नहीं दे रहे। सबको अपनी अपनी कुर्सी की पड़ी, कोई धर्म के नाम पे, कोई जाति के नाम पे, कोई पैसे का लालच देकर सब अपनी अपनी कुर्सी बस बचा रहे हैं और अपना पैसा बना रहे हैं, ताकत बना रहे हैं। लेकिन एक आम आदमी कैसे अपने जीवन का यापन कर रहा है, खा रहा है कि भूखा सो रहा है, इससे किसी को मतलब नहीं। तो हमें करना क्या होगा? हमें देखो, अगर हम सरकार के भरोसे, देखो सरकार चाहे किसी की भी आए, बीजेपी की आए, कांग्रेस की आए, बसपा की आए, किसी की भी आए, मैं किसी सरकार के एक सरकार को नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप हमें इस भारत में रहते रहते कई सरकारों से होकर गुजरना पड़ा है, और सभी सरकार का सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि भैया अपनी कुर्सी बचाओ और यहाँ से पैसा कमाओ। आम आदमी तो हमेशा ही पिछताया है शुरू से, कभी भी आम आदमी को राहत नहीं मिली है किसी के भी राज्य में, किसी के भी शासनकाल में, चाहे सत्ता किसी की भी रही है। तो उपाय क्या है, फिर हम कैसे इस समस्या से आगे निकले? तो मेरे समझ से उपाय, मुझे जो समझ में आता है, बाकी आप लोग बताइएगा, उपाय सिर्फ एक ही है, स्वरोजगार। यानी कि अपने खुद का रोजगार का हमें निर्माण करना होगा और उस रोजगार से आम लोगों को जोड़ना होगा। नहीं तो जो आज के समय में एक नौकरी, क्योंकि देखो यूपी से आ रहा है बंदा, चाहे बिहार से आ रहा है, किसी भी राज्य में जा रहा है, वो किस लिए जा रहा है? नौकरी करने के लिए, क्योंकि उसे पता है एक महीना नौकरी करूंगा तो मुझे एक महीने में इतने पैसे मिल जाएंगे। और मजबूरीवश जहां पर जिस राज्य में भी यूपी बिहार का आदमी जाता है, वहां का अगर लोकल आदमी 10,000 पे नौकरी कर रहा है, तो यूपी बिहार से आया हुआ व्यक्ति मजबूरी के कारण वो 8,000 में भी करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे अपना पेट भरना है, अपने बच्चों का पेट भरना है। तो इस वजह से, और ये नौकरी का साधन शुरू से नहीं था, जहां तक मेरी जानकारी के अनुसार हमारे देश में ये नौकरी की व्यवस्था थी ही नहीं। हर राज्य में सभी लोग अपना अपना स्वरोजगार करते थे। लेकिन जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने शासन किया, तो उन्होंने एक कंपनी खोली और उस कंपनी में लोगों को नौकरी देना शुरू किया, और तब से धीरे 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 हम लोगों के दिलो दिमाग में, हमारे खून में नौकरी करने का एक भूत सवार हो गया। स्वरोजगार तो भूल ही गए, अपना दिमाग इस्तेमाल करना तो भूल ही गए। जी बिल्कुल सत्य है। कहीं ना कहीं देखो, ये विषय बहुत लंबा है, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, आप लोगों को सब पता ही है इतिहास सारा।
तो इसलिए मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। तो कुल मिला जुला के मेरे हिसाब से जहां तक इसका एक समाधान आता है कि हमें ही कुछ ना कुछ ऐसे रोजगार का निर्माण करना होगा जिससे आम आदमी जुड़ करके अपने अपने जीवन को चलाए, अपने जीविका उपार्जन का साधन करे और साथ ही साथ देश और समाज के हित में भी काम करने का उसे समय भी मिल पाए और मौका भी मिल पाए। तो बस इतना कहना चाहूंगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी, तो इसके आगे अब चलते हैं। तो मित्रों, यहाँ पे हमें जो विषय हमारा है कि जो चल रहा है, तो श्री बबलू पाठक जी से और श्री रंजीत कुमार जी से जो भी विचारे आए हैं, तो इसके आगे यह रंजीत कुमार जी का भी बात बिल्कुल सत्य है कि स्व रोजगार के तरफ में हमें बढ़ना चाहिए और यही हमारा समाधान भी है। और लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के तरफ में हमारा पूर्ण रूप से जो है कि उसमें लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, स्व रोजगार, ये ऐसे ऐसे बिंदु हैं जो हमारी एक तरफ से पुरानी संस्कृति भी थी। ग्रामीणों में छोटे छोटे जो कार्य थे और उसी से ही हमें रोजगार भी प्राप्त होता था। तो वास्तव में हमें इस विषय पे जरूर विचार करना चाहिए। तो इसमें एक प्रश्न और खड़ा हो जाता है। सरकारें तो इसमें वास्तविकता में बिहार की जो सत्ता है, बिहार की सत्ता तो इसमें 100 के 100% भी जिम्मेदार है कि व्यवस्था को उसमें रोजगार के बनाने में, बिगाड़ने में, संचालित जो भी करने में। तो इससे पहले हम देखते हैं, अगर ये बिहार की जो हिस्ट्री में हम जब जाते हैं तो चीनी मिल हमें सामने दिखाई देता है। कई ऐसे ऐसे जिलों में चीनी उद्योग थे जिससे कि उससे कम से कम हजारों लाखों ग्रामीणों को रोजगार भी एक तरफ से अपना प्राप्त होता था। लेकिन उस जो उद्योग था, लघु उद्योग, चीनी उद्योग, उसका पतन जब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और कब से ये पतन शुरू हुआ, तो हम जब इस इतिहास के पीछे में जब जाते हैं तो हमें 35 वर्ष के राजनीति में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि जब से इस जातीय समीकरण की जो पॉलिटिकल जो चली और सत्ताएं जो बनी, वो चाहे लालू प्रसाद के हो या इधर नीतीश कुमार के, इन टोटल 30 से 35 साल में इस पॉलिटिकल की वजह से बिहार का विनाश ही विनाश हुआ है। और एक पार्ट तो यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देता है कि सत्ताएं इसकी जिम्मेदार है। लेकिन क्या इतने ही मान लेने से क्या ये पूर्णतः सत्य है? बिल्कुल भी सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। तो कहीं ना कहीं इस जो बिहार की जो विनाश का एक डाटा जो तैयार हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम और हमारा समाज यह भी जिम्मेदार कहीं ना कहीं है। और एक मानसिकता ऐसी बन गई है कि वो मानसिकता क्या है कि पॉलिटिकल मानसिकता, कि भाई हमारे जाति वाला जो खड़ा है हम उसी को वोट देंगे, अन्यथा हमें न कोई बिहार की कोई शासन, कोई व्यवस्था, किसी से कोई हमें लेना देना नहीं है। हमें लेना देना क्या है कि हमारे जाति वाला है ना, हम इसी को ही हम वोट देंगे। और कहीं न कहीं ये मुख्य कहते हैं ना कि प्रमुख बिंदु यही है हमारे बिहार के जो समाज का जो विनाश का जो कगार है। और उसका परिणाम क्या हुआ मित्रों? उसका परिणाम ये हुआ ना कि धीरे धीरे हम 35 साल में बिहार के ऐसा अगर देखा जाए ना, तो कोई ऐसा घर नहीं है कि वो उस घर के जो सदस्य हो वो रोजगार के लिए दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात, हावड़ा, कलकत्ता, महाराष्ट्र, पता नहीं पूना, वो बेंगलोर, ऐसे कोई कोना में नहीं है कि बिहार के हर घर के
कोई ना कोई सदस्य रोजगार के लिए तलाश में गया है और कर रहा है और वहीं से जी भी रहा है और वहीं से उसकी जीविका भी चल रही है, क्योंकि वो चीज अगर नहीं करेगा ना तो उसके घर की जो स्थिति है वो भुखमरी के कगार पे आ जाएगा और ये पूर्णतः सत्य है। तो इसकी भी कहीं ना कहीं हमें ये चीज दिखाई देता है। और दूसरा नंबर, किसी भी राज्य में हम अगर हरियाणा में जाए या कोई भी अपने देश के जो राज्य है अगर हम देखें तो इस देश का संपूर्ण राज्य के अगर मिलाया जाए ना तो पहला स्थान आता है बिहार का, जो कि उसका किसी भी कैसा भी मरियल कोई राज्य हो जहां पे थोड़ा बहुत रोजगार का साधन हो, वहां भी बिहार के कम से कम 20% लोग मिल ही जाते हैं। तो इसका भी परिणाम हमें वही जो हमारी जो मानसिकता जो पॉलिटिकल जो बनी थी कि भैया हमारे जाति वाला है तो हम उसी पे ही हम वोट देंगे। तो हम संपूर्ण रूप से अगर किसी के सर पे अगर हम मटका को फोड़ दे और कहें कि भाई साहब ये आपकी ही जिम्मेदारी है और आपके ही वजह से हुआ है, तो ये सरासर गलत है, क्योंकि ताली एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से बजती है। तो इसमें समाज और इसमें सत्ताएं दोनों की ही शामिल की वजह से ये स्थिति बिहार की हुआ है, जो कि हर घर के नागरिक अपना राज्य में छोड़ करके पलायन को गए हैं। और यहाँ पे यह भी एक यहाँ पे कड़िया आती है कि इसका भविष्य अगर कौन बनाएगा, सत्ताएं तो बनाएगी नहीं, इसका भविष्य बनाने के लिए समाज को ही आगे आना पड़ेगा। और प्रथम क्या करना पड़ेगा कि सर्वप्रथम समाज को इस जातिवादी पॉलिटिकल से बाहर आकर के इस राज्य की अपने चुने हुए प्रतिनिधियों की गिरबान पकड़ के और उनको कहना पड़ेगा कि तुम्हें हम इस राज्य की व्यवस्था को संचालित करने के लिए और अपने राज्य में रोजगार को व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने के लिए वोट दिए हैं, न कि तुम्हारी ऐशबाजी के लिए। तो मैं ये चाहूंगा कि इस विषय पे क्या इस तरह की समाज को इस दिशा में चलना चाहिए या नहीं, ये मैं श्री बबलू पाठक जी से इस विषय पर मैं विचार लेना चाहता हूँ। तो मैं चाहूंगा कि बबलू पाठक जी आप समाज को आप इस विषय पे अपना विचार बताइए। स्वागत। देखिए बंधु, आपका बात एक तरह से देखा जाए तो चूंकि बहुत सारी बातें इसमें जुड़ी हुई हैं, उसमें एक बात ये भी है जो आपने बताया, भाई समाज के लोग प्रतिनिधि चुन रहे हैं, प्रजातंत्र है, प्रतिनिधि चुन रहे हैं, तो प्रतिनिधि चुन तो जरूर रहे हैं, लेकिन प्रतिनिधि उनके हाथ में रह कहाँ रहे हैं। वो तो वोट पाने के बाद तो दर्शनाभिलाषी आप हो जाइएगा और वो तो फिर 5 साल नजरे नहीं आएंगे। तो शिकायत करने के लिए आपके पास समय कहाँ है। अब तो आप अपना दाल रोटी के चक्कर में सुबह निकल रहे हैं, शाम में आ रहे हैं। लेकिन मुख्य रूप से बात वही हुआ कि जो दोषी तो एक हाथ से तो ताली नहीं बजता है, दोनों लोग का कसूर तो इसमें है ये है। लेकिन जनता तो भाई दाल रोटी के चक्कर में परेशान है और वो तो सोचा कि चलो भाई हमारा दुख तो अब नेता मंत्री जब चुन के भेज रहे हैं तो दूर करेंगे। लेकिन नेता मंत्री घर में जैसे गार्जियन अगर 6 महीना साल भर विदेशे में रहे और घरे ना आवे तो बाल बच्चा के क्या हो रहा है वो क्या जानेगा। तो नेता मंत्री विधायक अपने क्षेत्र में चुनाव के बेरी तो 2 बजे रातों के घूमते नजर आते हैं कि भाई 2 दिन में आचार संहिता लगेगा तो घूम लेना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो है सो उसी झोंक में अगर 12 बजे रात तक रोज अपना गली मोहल्ला नगर प्रदेश में अगर घूमे तब न जनता के हाल जाने। नौजवान के मीटिंग करे, कभी नौजवान के मीटिंग में इन लोग जाते नहीं है, बेरोजगारों के मीटिंग में शिक्षित बेरोजगारों के जाते नहीं है।
तो ये तो जाते हैं तो इनको तो तब तक से उधर से विरोधी वाला बयान दे देता है, भड़काने वाला, भाई भड़क करके वो नहीं चल जाते हैं, उसका डिफेंड में अपना सवाल का जवाब देंगे, नेता संवाददाता लोग सवाल पूछेगा, बेरोजगारी पर तो कोई पूछता भी नहीं है। तो इनको तो अपना मुख्य एजेंडा में शामिल कर लेना चाहिए कि भाई हमको रोजगार देना है किसी भी हाल में। अगर आप काम करिएगा तो आपको कौन हरावेगा भाई? है 10 को नौजवान है, बेरोजगार है, हर वर्ग है, महिला पुरुष सब है, सबका कुछ न कुछ आपसे उम्मीद है, आशा है। तो आप योजना एक बढ़िया पहले बनाइए, योजना बना करके आप उस पर लग जाइए, काम चालू होवे, उद्योग धंधा लगे, आईटी सेक्टर लगे, कैंपस सिलेक्शन होवे। नीट में, आईआईटी में कैसे कैंपस सिलेक्शन होता है, लेकिन यहाँ तो कोई ना यूनिवर्सिटी से कैंपस सिलेक्शन होता है प्रोफेसर का, न जो है सो मास्टर का, न कोई इंजीनियर का, न कोई अथी का। तो कैंपस सिलेक्शन वगैरह होना चाहिए कि फर्स्ट डिवीजन आया उसको सड़क से वजह से नौकरी मिले, कैंपस से बेचारा जाए, पढ़ लिख के मेहनत किया, सब कुछ किया, खेत बधार रख दिया, उसमें सवर्ण दलित फलित जो भी कहलाते हैं इन लोग जो बांटे हैं भेदभाव में, वो सब लोग के बच्चे हैं। खाली एगो थोड़ी है कि वही है जो मेहनत करके आगे आता है, जिसके अंदर योग्यता है, क्षमता है चलाने का, वही न चलावे। अभी का बिना योग्यता क्षमता, बिना पढ़ल लिखल, जातिवाद फलना ढेकना के भावना लेकर लोग नेता मंत्री बन रहे हैं, तो जातिवाद कर रहे हैं। शिक्षावाद कहाँ इन लोग के पास आ रहा है? रोजगारवाद के कहाँ कोई समर्थक हो रहे हैं? सब तो जातिवाद, धर्मवाद, कुर्सीवाद, संप्रदायवाद ही लेके अपना 5 साल बिता दे रहे हैं, और नौजवान के 5 साल एज खत्म हो जा रहा है। उसका एज खत्म हो गया तो नौकरी देने से भी बच गए। तो नौकरी देने का अंदर में जो है, रोजगार देने का हमको नहीं लगता है कि सरकार के अंदर इच्छा शक्ति है, या इसको लोग प्राथमिकता दे रहा है। किसान वर्ग का भी मामला है तो आप देखिए, किसान वर्ग का पहले का जमाना अब का परिदृश्य बदल गया। पहला बात तो ये हो गया कि अब पहले जिसके पास ज्यादा मात्रा में खेत था वो 20 साल 25 साल में बंटवारा होते होते छोटा मात्रा में रह गया, उसमें खेती करने लायक भी नहीं रह गया। दूसरा चीज है कि नौजवान पीढ़ी जो है वो अब पढ़ लिख गया, बचपन से वो किताब कॉपी धर लिया, ढेर नौजवान 70% तो उधर लिया, तो डिग्री डिप्लोमा इतना देखिए, शिक्षित बेरोजगार कितना है आप देख लीजिए। तो वो सब शिक्षित बेरोजगार हो गया, कलम कॉपी सब दिन से थाम लिया, तो अब हर थामेगा, उसको तो प्रॉब्लम होगा। तो आप कलम कॉपी जब सब शिक्षा की ओर ले गए, तो शिक्षा में कृषि शिक्षा, तो उसमें भी कुछ रोजगार का कोई वैसा योजना बनाइए कि भाई जितना सरकारी जमीन परित रखल है ओकरे पर सरकार कोई योजना बनावे, ओकरे में शिक्षा जो एग्रीकल्चर पढ़ के आ रहा है उसको कुछ जमीन दे, उसमें स्टाफ के रूप में उसको कोई सुपरवाइजर फलना देखना है, कृषि वैज्ञानिक सब लोग है, तो सरकारी जमीन पर खेती होवे। रेलवे के किनारे इतना जमीन है, फलना जमीन है, उस सबको कोई योजना बना करके जोड़ करके सब में कृषि हो, उसका पैदावार आवे, तो उसमें भी रोजगार मिले। आखिर तो गरीब है तो कोई काम न करेगा भाई। तो ये नरेगा मनरेगा ये तो जितना देख रहे हैं इसमें तो हमको नहीं लगता है कि सही ढंग से इसका जो है सो लाभ जनता को मिल पा रहा है। और लगभग सब भ्रष्टाचार के भेंटे चढ़ जा रहा है। 10 को लेबर खट रहा है तो 20 के हाजिरी बन रहा है। कर्मचारी पदाधिकारी अपना वही बात है। मिड डे मील का भी हम लोग देखबे करते हैं, सरकारी स्कूल में लड़का आता है 20 गो, हाजिरी बनता है 100 गो, 100 गो के राशन पानी चलता है। तो अब क्या कीजिएगा, ओकरे में राशन पानी सबको लड़कों की रानी के चल रहा है। हम लोग तो अब एजो नहीं रह गया, हम लोग तो सरकार एजे खत्म कर दिया। फर्स्ट डिवीजन पीजी से किए, मगध यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में कई जगह ट्राइयो किए, तो कुछ जातिवाद का भेंट चढ़ गए, सब फाइल होती पर छप छाट छाट के अलगे लोग करना शुरू कर दिया, योग्यता क्षमता का। अरे भाई जो किया सो किया, पूर्वज में कौन किसका क्या किया वो अब ले करके चलने का है। 5G का और 6G का जमाना हो गया है, मिलजुल के रहने का बात है। सब आपका भाई भतीजा तो मेरा भाई भतीजा, चाहे जाति धर्म कोई भी हो है। तो ये सब भावना फैलाने की बात थी तब ना विकास होता। तो अब तो आदमी को आदमी से डर लग रहा है, तो क्या कहिएगा, ऐसा तो जुग जमाना हो गया। तो रोजगार के लिए अब कहाँ सरकार ही का, हम तो कहेंगे प्राइवेट में तो अब नौजवान जो कलम थाम लिया उसको हर धराइएगा तो उसको कुछ बुझाता है खेती के बारे में, कौन बिहन है, कई गो बिचड़ा है, कौन समय में कौन बिचा डाल है, वो तो किताब कॉपी पढ़ा।
चाहे चोरिये करके डिग्री के चक्कर में रह गया, कुछ भी किया, न डिग्री बढ़िया पाया, न नौकरी पाया, न खेती कर पाया। तो सगरों से इसको प्रलोभन देकर तो फंसा दिया। जो मेहनत करके पढ़ भी रहा है तो उसके लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। इसे अब IIT में कैंपस सिलेक्शन होता है, तो उसी तरह से यूनिवर्सिटी में जो फर्स्ट डिवीजन लाया उसको प्रोफेसर में होवे, इस तरह से कुछ कैंपस सिलेक्शन भी होवे। ये सब इंटरव्यू और वैकेंसी और फल्ला टेस्ट और ढेकना टेस्ट, अरे फर्स्ट सेकंड तुम ही ना डिग्री दे रहे हो भाई, तो उसको ट्रेनिंग दो ज्वाइन करा के, और ट्रेनिंग दे करके साल भर 6 महीना में उसको ट्रेंड करो, उसको अपॉइंटमेंट करो, तब न रोजगार होवे। तो योजना तो जहाँ चाह है वहां राह है, लेकिन सरकार तो चाहती ही नहीं है। इसके अंदर कोई, आप देखिए ना अखबार उठा करके पिछले 10 साल के, कभी बेरोजगारों का मीटिंग हुआ, बेरोजगारों को सरकार कोई बुलाया, कोई चर्चा हुई, कोई किसी से राय लिया कि हाँ भाई जो सो आप ही लोग बेरोजगार बताइए कि कैसे नौकरी रोजगार दिया जाए जो कि सुलभ ढंग से सबको मिले और देश को भी सही कार्यकर्ता मिले है। तो ऐसा कोई मीटिंग नहीं होता है। कौन रैली तो कौन रैली, लेकिन रोजगार रैली कभी नहीं साल में 2 4 5 बार निकलता है कि हाँ रोजगार रैली निकला, हम वहाँ पर डायरेक्ट जो है सो यूनिवर्सिटी से फर्स्ट किया, या कोई बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रैंकिंग में आ रहा है तो सीट खाली है तो वहीं से उसको कैंपस सिलेक्शन दे दें, उसको काहे परेशान करें भाई। आखिर डिग्री तो सरकारें न देती है यूनिवर्सिटी में, तो फर्स्ट डिवीजन लाया तो प्रोफेसर नहीं होना चाहिए, तो उसको बहाल करके ट्रेनिंग दे करके टेक्निक सिखा करके सरकार विदेश में इतना लोग खर्चा करता है अपना आदमी पर है कि उसको योग्यता है तो चलो भाई उसको आओ पैसा दो, खर्चा करके उसको निखारो। लेकिन हमारे देश में कोई प्रोत्साहन जैसा कोई बात नहीं है। 10,000 5,000 लोग देता है, मैट्रिक पास हो IAS पास हो, तो उसमें भी बहुत तिकड़म, वो भी सही ढंग से सही समय पर मिल भी नहीं पाता है। तो ये तो वोट वाला प्रोत्साहन हुआ, ये प्रोत्साहन से उसको रोजगार थोड़ी मिलेगा। 10-20 हजार दे दिए तो उसको रोजगार हो गया। जी बिल्कुल, रोजगार अलग चीज है, प्रोत्साहन शिक्षा का प्रोत्साहन अलग चीज है, लेकिन रोजगार का मसला है बाप रे बाप। तनी मनी आदमी जो है देखिए उत्तरी बिहार में बाढ़ आता है, वहाँ लोग जो है सो घर द्वार बह जाता है, तो इधर कुछ इंडस्ट्री हो, कुछ IT हब बने, कुछ इधर हॉस्टल बने, उधर के बच्चे आकर करके हॉस्टल में रहे, सरकार उसको पढ़ावे लिखावे। तो खाली दलित है फल्ला ढेकना का SC ST करता है, लेकिन कहाँ जो है उधर दलित उलित नहीं है। दलितों के खाली रोजगार मिल जाता तो बिहार के कम से कम साला इतना साल में विकास हो जाता। तो यार आरक्षण फारक्षण सब तो किया, लेकिन रोजगार देगा ही थोड़े ही, ये तो खाली डिग्री बांट रहा है यूनिवर्सिटी से लेके कॉलेज तक ले, योग्यता भी नहीं सही ढंग से मिल रहा है। और कोई विदेश जाने का कोई रास्ता रहता है कि वहां से विदेश पढ़ा करके सीधे विदेश भेजता, विदेश से सरकार कॉन्टेक्ट लेता, यहाँ हमारे यहाँ इतना डिग्रीधारी है, वहां से क्या वैकेंसी है, कुछ विदेश भेजें कुछ देश में भेजें, तब न होता। लेकिन पुख्ता कोई ऐसा रूटे नहीं है। कोई भी कॉलेज स्कूल में देखिए काउंसलिंग नहीं होता है कि हाँ तुम अब मैट्रिक कर गए तो सरकार के पास तुम्हारे लिए ये ऑप्शन है, और हर साल सरकार इस मैट्रिक पास वालों की इतना बहाली निकालती है, BA वालों को इतना निकालती है, पोस्ट ग्रेजुएट को निकालती है, टेक्नीशियन को निकालती है। हर साल कम से कम कुछ सरकार का कोटा होना चाहिए कि 5 साल में कम से कम कुछ आबादी को कुछ मिले, घर पीछू कम से कम एको रोजगार होगा तो पूरा घर को न संभालेगा भाई। प्राइवेट नौकरी में कभी खाया नहीं खाया, पढ़ा लिखा भी प्राइवेट में शोषण अलगे है। जहाँ सरकारी में 50,000 से 1 लाख रुपया वेतन मिलता है, तो प्राइवेट में 10,000 5,000 में लोग मजबूर है। टीचर जा रहे हैं बेचारे तो उनको लाठिया चार्ज हो रहा है। बताइए तो शिक्षक पिटाने का, गुरु का परंपरा है पिटाने का जी, उसको लाठी चार्ज होता है, कोई बात नहीं करने के लिए नेता लोग तैयार होता है। कितना ये सब दुर्भाग्य और हास्यास्पद है। तो चारित्रिक पतन हो चुका है सरकार का, और क्या कहिएगा। तब ना नौजवानों बेरोजगारों का इतना संख्या बढ़ा है, और पढ़ा लिखा अशिक्षित सब लोग है। अब इसमें क्या कहा जाए, हम लोग को तो एज पार हो गया है ये सब देखते देखते तो हम लोग क्या बोले, हम लोग तो सरेंडर एक तो कर चुके हैं कि जाओ अब जे भगवान भरोसे जिंदगी कटे। तो इतना पढ़ लिख के हम लोग को नौकरी नहीं होता। इसके आगे में पढ़ा रहे हैं तो कम मेहनत कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है जी। अब इसके आगे अब हम चलते हैं।
और इसके आगे यहाँ पे एक अब हम कुछ समाधानों के विषय में भी हम चर्चा करेंगे। और समाधान यहाँ पे एक चीज हम समाज में अपना पक्ष अपनी संस्था की तरफ से हम रखना चाहते हैं कि समाधान तो पहला नंबर ये है कि अपना जो प्रतिनिधि हम चुनते हैं चुनावों में, तो सर्वप्रथम हमें उस मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा जिस मानसिकता का वजह से हम 35 साल से हम अपने राज्य में एक विनाश के तौर पे हम इसको हम बनाए भी हैं। तो यह पॉलिटिकल एक हमारी जो मानसिकता है कि जो ये हमारे जाति के हैं तो हमारे ही जाति के हम वोट देंगे। और यहाँ पे मेरा जो है कि संस्था के तरफ से समाज में एक विचारणीय एक प्रश्न हम दे रहे हैं और इस पे हमारा कोई टीका टिप्पणी नहीं है कि हम समाज में एक विचारणीय प्रश्न यह दे रहे हैं कि हम सभी इस विषय पर जरूर विचार करें कि हम स्वयं की अध्ययन करें कि हमारी जो स्थिति है रोजगार के विषय में, तो हमारे भाई हुए, हमारे जो पिताजी हैं या अन्य जो भी सगे संबंधी हैं जिनको हम जानते हैं, तो वे हम लोग अपने परिवार को चलाने के लिए दूसरे जो राज्यों में हम पलायन करते हैं और हम जिन्हें वोटिंग करते हैं, हमारी वोटिंग के आधार पे जो हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधि विजयी हुआ है उसके घर में कितने लोग हैं जो हमारे जैसे जीवन जीते हैं और उनके घर के लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं, जैसे कि हम रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं तो उनके भी घर से कितने लोग पलायन किए हुए हैं। ये हमें अपने लोकल क्षेत्र में उतना हाई लेवल की बात नहीं करूंगा कि मुख्यमंत्री को आप देखिए तो फलाना को देखिए, नहीं, हम जिन्हें अपने क्षेत्र में अपना वोट देते हैं वो अपने क्षेत्र के प्रतिनिधियों के खानदान को हम देखें कि इनके कितने खानदान के लोग रोजगार की तलाश में पलायन किए हैं। यहाँ पे हम समाज को विचारणीय इस तथ्य को हम रख रहे हैं कि इस पे आप जरूर विचार करिए। दूसरा, हमारे तरफ से यह एक सुझाव भी है समाज में कि हमें लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, स्वरोजगार, इन सब विषयों पे हमारे समाज में संगठित होकर के आगे बढ़ना पड़ेगा और अपने प्रतिनिधियों पे दबाव देना पड़ेगा। अपने प्रतिनिधियों पे इसलिए दबाव देना पड़ेगा क्योंकि व्यवस्था कर बनाने के लिए ही हम अपने प्रतिनिधि को चुन रहे हैं और वे हमारे क्षेत्र में उस तरह की व्यवस्था बनाए। यह एक विचारणीय भी एक हम अपने संस्था के तरफ से हम रख रहे हैं और इस प्रश्न के आगे हम चाहेंगे कि समाज में एक संक्षेप में सुझाव हमारे जो चीफ गेस्ट यहाँ पे हैं वो भी अपने अपने विचार और छोटे बिंदु में, क्योंकि हमारी कार्यक्रम की अब सभा समाप्ति के समय पे अब पहुंच गया है, तो छोटे छोटे बिंदु पे अपना सुझाव दे कि समाज को किस दिशा में बढ़ना चाहिए। तो सर्वप्रथम मैं बबलू पाठक जी से कहूंगा और फिर इसके बाद से रंजीत जी से करके इसके बाद कार्यक्रम को समापन करेंगे। हम तो जी कहेंगे कि भाई जो भी प्रतिनिधि हैं उनको बड़ा सौभाग्य से मौका मिला है और लोगों का विश्वास उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो उस विश्वास पर खरे उतरे और ये गंभीर समस्या है
और रोजगार के पहलू पर अगर वो ध्यान देते हैं तो बहुत बड़ा जो है सो अपने क्षेत्र के विकास के लिए वो एक यादगार अपना छाप छोड़ के जाएंगे। जितना दिन भी वो रहेंगे लोग उनका बहुत आभारी रहेंगे। और हर क्षेत्र में पूरे राज्य में जितने भी लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो रोजगार को देखें। सबके घर में बेरोजगार है और बेरोजगारी का जो है सो दर्द जो है बड़ा ही कड़वा है, बहुत ही दुखदाई है। और समझिए कि चिंता के कगार में पूरा नई पीढ़ी चल जाती है रोजगार के चक्कर में। तो रोजगार सुनिश्चित कराने के लिए वो अधिकतम अपना प्रयास उस पर करें। और बाकी के लिए तो विभाग मंत्रालय खुला हुआ है ये है, लेकिन ये मंत्रालय रोजगार मंत्रालय हो और हर साल आबादी का एक निश्चित रेशियो हो कि उस रेशियो में हम रोजगार दें। विभिन्न क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बहुत हैं, यहाँ नदी भी है, पर्यावरण भी सही है, जमीन भी है और संसाधन भी है, ऐसा बात नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि आईटी सेक्टर हुआ, एजुकेशन सेक्टर हुआ, हेल्थ सेक्टर हुआ, सारे सेक्टर में लोगों का चयन करें और डायरेक्ट सिलेक्शन हो, सीधे यूनिवर्सिटी से, सीधे कॉलेज से जैसे पास आउट होते हैं उसमें जो मेधावी लोग हैं उनको सिलेक्ट करें, उनको प्रशिक्षण दें और यथाशीघ्र जो है उनको एक प्लानिंग के तहत जो है निश्चित समय के अवधि में 6 महीना साल भर ट्रेनिंग देते हुए ज्वाइन कराने के बाद ट्रेनिंग देते हुए उनको ज्वाइन कराए कि अपना 5 वर्ष के कार्यकाल में एक वो दिखा सके कि हाँ हमने इतने लोगों को बिहार को सशक्त बनाया, रोजगार दिया, तो इनकम जनरेट हुआ और देश में ही नहीं, राज्य में ही नहीं बल्कि विदेशों तक भेजने का एक चैनल बनना चाहिए कि हमारे देश से, हमारे राज्य से, हमारे प्रदेश से लोग जो है देश की भी सेवा करें और विदेशों में जाकर के भी देश का नाम रोशन करें। और इसका एक प्लानिंग होना चाहिए हर साल, मेरा यही सुझाव है। और ऐसे तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन संक्षेप में इतना ही कि जो पास आउट हो रहे हैं यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूशन से, उनको डायरेक्ट जो है सरकार जो है विभिन्न विभागों में जो है उनको दे और उस लायक शिक्षा भी जनरेट करे और शिक्षा भी सस्ती हो ताकि गरीब हर वर्ग, हर जाति का हम बात करते हैं, एक वर्ग जाति का बात हम नहीं करते हैं, जाति वर्ग की बात नेता लोग करते हैं, हम तो मानव की बात कर रहे हैं कि जो भी जाति धर्म का हो, पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसको अवसर मिले। और अवसर का कमी नहीं है, जरूर अवसर है, नहीं तो अवसर तलाशने और अवसर बनाने की बात होती है ना। तो सरकार अवसर बनावे विभिन्न क्षेत्र में, है ना, और उसके लिए एक बढ़िया प्लानिंग के तहत जो है इस पर एक रूपरेखा बना करके वो कार्य करे सरकार। जी जी जी, नमस्कार जी। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैं भी एक संक्षेप में अपना एक विचार समाज में दे रहा हूँ कि मित्रों, जैसे कि आज हमारा बिहार के अंदर में एक जो हमारी सत्ताएं सरकारें हैं वो एक पहलू निकाल के चल रही है कि जातीय जनगणना। तो ये हमारे राज्य में खास करके ये राज्य में सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है, न कि हमारा कोई रोजगार से संबंधित ऐसा कोई यह विषय भी है कि हम इससे विकास होगा। और इसकी व्याख्या हम पूर्व में अपना वीडियो जारी किए हैं जो हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। तो यह भी मैं एक जो है कि समाज में अगर किसी प्रकार की भ्रम हो कि ये जातीय जनगणना से हमारा विकास होगा और हम उत्थान में जाएंगे, तो ये सरासर एक मिथ्या है। और इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को अब हम समाप्त करते हैं और हमारा अब अगला जो सभा होगा वो शिक्षा पे होगा और विषय रहेगा वो अनैतिक शिक्षा व्यवस्था। तो चलिए मित्रों, आज का हम यह कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं और इस कार्यक्रम को आप जो है कि अपना वीडियो अगर ये अच्छी लगे तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। और हाँ मित्रों, इस पे कमेंट करके अपना विचार चैनल पे आप जरूर रखिए ताकि हमें भी यह जानकारी हो और हमें भी आप लोगों का सुझाव मिले
कि हम आगे और किन किन बिंदुओं पे इस मंच के माध्यम से हम समाज की बातें हम रख सकते हैं। और हम आपसे वादा भी करते हैं कि आपके अगर कोई भी सुझाव हो, विचार हो जो आपके कमेंट में हो, तो हम आपसे वादा करते हैं कि आपके विचार हम अपने चैनल पे जरूर हम प्रसारित करेंगे। और दूसरा, हम उन सभी महानुभावों को आमंत्रित भी करता हूं कि हमारी कार्यक्रम में आप भाग लीजिए, और भाग लेकर के आपके मन में अगर कोई भी समाज के विषय में विचार हो तो उस विचार को भी आप जरूर अपना जो है कि हमारे चैनल पे आप रखिए, हम आपका स्वागत करेंगे। इसी के साथ मैं यह कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। हर हर महादेव, जय श्री राम।